अलिफ लैला सिंदबाद जहाजी की चौथी समुद्र यात्रा। सिंदबाद कैसे अपने जहाज से भटककर एक नरभक्षी दानव और इंसान को जीवित निकलने वाले सांप के चंगुल में फंस जाता है, लेकिन सिंदबाद का सब्र, समझदारी और उसके ऊपर वाले पर विश्वास उसे मुश्किल समय से निकालकर उसके खोए हुए लोगों से मिला देता है। अब आगे सिंदबाद की चौथी जहाजी यात्रा में जो सिंदबाद को मौत के मुंह में ले जाता है। वाक्य जो सिंदबाद को आखिरी यात्रा हो सकती है। क्या सिंदबाद का यही अंत है? जानने के लिए देखिए। सिंदबाद ने कहा, अपने लोगों के बीच आकर मैं पुराने सभी दुख और तकलीफ भूल गया और कुछ दिनों के आराम के बाद मैंने सोचा अब एक और नई यात्रा की जाए। मैंने इसकी तैयारी की और कुछ ऐसी वस्तुएं खरीदी जिनकी बाहरी देश में काफ़ी मांग है। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत फारस से की। मैंने वहाँ के कई नगरों में अपना माल बेचा, खूब व्यापार किया। इसके बाद मैं एक बंदरगाह पहुँचा। यहाँ भी मैंने अपना माल बेचा और अच्छा धन कमाया। इसके बाद मैंने आगे कूच किया, लेकिन तभी बीच यात्रा में हमारा जहाज़ तूफ़ान के बवंडर में फंस गया और जहाज़ तेज़ पानी, हवा और ऊंची ऊंची चट्टानों से टकराकर तिनके जैसा बिखर गया। यह हादसा इतना भयावह था कि मेरे ज़्यादातर साथी डूबकर मर गए। अब कुछ व्यापारी और मैं ही बचा था। हम लकड़ी के तख्तों की मदद से किसी तरह किनारे पर पहुँचे। मैंने देखा कि हम एक द्वीप पर थे। हमने यहाँ घूम घूम कर फल आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। हम दिन भर यहाँ भटकते रहे और अपने भाग्य को कोसते रहे, लेकिन इससे कुछ नहीं होना था। यही सब सोचते हुए मैं और मेरे साथी सो गए। अगले दिन हमने फिर फल आदि खाए और अपना पेट भरा। इसके बाद हमें हमारे सामने काले रंग के आदमियों का एक झुंड आता दिखा, जिसमें हम सभी को पल भर में कैद कर लिया। इन काले लोगों ने हमें रस्सियों से जकड़ लिया और हमें घसीटते हुए अपने कबीले में ले गए। वहाँ उन लोगों ने हमारे सामने कुछ अजीब खाने को दिया। मेरे साथी भूखे थे, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। वो सभी नशे में झूमने लगे। मैंने सभी को देखा तो मैं समझ गया कि ये बहकाने के लिए है, इसलिए वो बहुत कम खाया और उन काले आदमियों की हरकतों को देखने लगा। इसके बाद उन लोगों ने हमें नारियल से तेल में पका हुआ चावल खाने को दिया। ये चावल हम लोगों को मोटा करने के लिए खिलाए जा रहे थे। मुझे ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि ये जंगली लोग हमें मोटा करके हमारे कबाब बनाकर खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। मेरे साथियों ने तो खूब खाया, लेकिन मैंने बहुत कम खाया। अब रोज़ ये कबीले वाले काले लोग हमें सिर्फ चावल खाने को देते और मेरे साथी पेट भर कर खाते और सो जाते। मैं कम खाना खाता और चिंता के कारण बिल्कुल सूख गया था। मेरी हड्डियां भी नज़र आने लगी थी। मैं पतला दुबला था, इसलिए उन लोगों के लिए शायद अभी काम का नहीं था। इसलिए मैं दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता था। इसी बीच एक दिन मुझे गांव से भागने का मौका मिल गया और मैं भाग निकला। मुझे खोजने के लिए लोग मेरे पीछे भी आए, लेकिन मैं उनकी पहुंच से काफ़ी दूर गया था। बस दिन भर भागता रहा था और रात में किसी जगह छिप कर सो जाता था। कभी रास्ते में कुछ खाने को मिल जाता तो खा लेता। इसी तरह करीब 7 दिन गुजर गए। 8वें दिन मुझे समुद्र का किनारा मिला। वहाँ मैंने सफ़ेद चमड़ी के लोगों को देखा जो काली मिर्च की खेती से मिर्च इकट्ठा कर रहे थे। मुझे उन्हें देखकर बेहद प्रसन्नता हुई और मैं भागकर उनके पास पहुंचा। वो लोग मुझे किसी अजूबे की तरह देख रहे थे। उन्होंने मुझसे अपनी भाषा के बारे में पूछा। मैंने उन्हें सभी कुछ विस्तार से बता दिया। उन लोगों को मेरी बातों का
बेहद आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मैं नक्शबख्शी लोगों के बीच से भरकर निकल आया हूँ। ये बड़ी ही हैरानी की बात है। वो लोग मुझे अपने जहाज़ और अपने बादशाह से मिलाने ले गए। उन लोगों ने मेरा परिचय यह कहकर कराया कि मैं नरभक्षी से बच बचा कर किस तरह आया हूँ। मैंने अपनी आप बीती जब बादशाह को सुनाई तो उन्होंने भी बड़ा आश्चर्य और हैरानी जताई। इसके बाद बादशाह ने दयालुता दिखाते हुए मुझे वस्त्र और अन्य सुविधाएं दी। बादशाह बड़े द्वीप का मालिक था। उसके पास बहुत सारा धन धान्य था। मुझे उम्मीद हो चली थी कि मैं यहाँ से अपने देश लौट पाऊँगा। बादशाह मुझ पर बड़ा ही मेहरबान था और मुझे अपने दरबार का दरबारी बना लिया। फिर मुझे वो सम्मान दिया जैसे कि मैं उन्हीं के देश का निवासी हूँ। अब मैं लोगों की मदद करने लगा, उनके छोटे बड़े काम करने लगा। लोगों ने भी मेरा मान किया। एक दिन मैंने देखा लोग बिना जिन लगाम के घोड़ों की सवारी करते हैं। मैंने इस बारे में लोगों से पूछा तो हैरानी हुई। उन लोगों को पता ही नहीं था कि जिन लगाम क्या होता है। उन लोगों ने हैरानी जताई और मुझे कहा मैं उन्हें बना के दिखाऊं। बस फिर क्या था, मैंने जिन लगाम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने एक नमूना बनाया और उसे लकड़ी के कारीगर से बनवाया। उसके बाद उस पर चमड़ा मढ़वाया, उसे पूरी तरह से तैयार करवाया। इसके साथ ही लोहार से लगाम और लोहे के रकाबे भी बनवाए। इसके बाद पूरी तैयारी कर घोड़े को सजाया और बादशाह के सामने ले गया। इसके बाद जो बादशाह के दिल में मेरे लिए जगह बना दी थी वो बहुत खुश हुआ। उसके लिए सब कुछ नया था। उसे देखकर वो काफ़ी उत्साहित हो गया। उसने मुझे बहुत सराहा। फिर यात्रियों ने जिन लगाम राज परिवार के सभी सदस्यों व मंत्रियों को दी, जिससे मुझे अच्छे खासे मिले पैसे और कई बेशकीमती चीज़ें। अब सभी मेरा सम्मान करने लगे थे। फिर एक दिन बादशाह ने मुझे बुलाया और कहा वो मुझसे काफ़ी खुश है और चाहते हैं उन्हें ही देश में स्थायी रूप से बस जाऊं और अपने देश जाने के बारे में सोचना छोड़ दूं। उन्होंने मेरा विवाह एक सुंदर कन्या से करवा दिया जिससे मेरे हृदय से स्वीकार कर लिया। बादशाह ने मेरा एक अत्यंत रूपवती गुणवती नव यौवना के साथ कराया, जिसके साथ पाकर मैं अपने बगदाद में परिवार वालों को भूल गया। फिर कुछ दिनों बाद मेरे पड़ोसी की बेगम लंबी बीमारी के कारण खुदा को प्यारी हो गई। मैं मातम के बीच उसके घर उसे हौसला देने गया। मैंने उसे देखा, वो ज़ोर ज़ोर से रोया जा रहा था। मैंने उससे कहा सब्र रखो, ऊपर वालों ने चाहा तो तुम फिर से दूसरा निकाह करना और खुशी से रहना। लेकिन मेरी बातें सुनकर वो रोने लगा और उसने कहा तुम कुछ नहीं जानते हो इसलिए मुझे तसल्ली देने लगे हो। तुमको नहीं पता मैं सिर्फ कुछ ही घंटों का मेहमान हूँ। मैं उसकी बातों को सुनकर परेशान हो गया। तभी उसने कहा हमारे यहाँ की रस्म है कि मरने वाले पति के साथ उसकी पत्नी और मरने वाले पत्नी के साथ उसका पति भी साथ में मरते हैं। इसलिए अब मैं अपनी पत्नी के साथ ही मारने के लिए ले जाया जाऊंगा। मैं इससे नहीं बच सकता। ये यहाँ का रिवाज है और इसे मानते हैं सभी और कोई इसके विरुद्ध जाता नहीं, वो बादशाह ही क्यों ना हो। उसकी बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए और मैं उसी समय से अपने विवाह और पत्नी को लेकर चिंता करने लगा। तभी मैंने देखा कि उसकी पत्नी मृत को नहला धुलाकर उसे निकाह के जोड़े में सजाकर अर्थी पर रख दिया गया और उसके पति को मातम के वस्त्र पहनाकर ले जाया जा रहा था। उसके पति रोता अपनी किस्मत को कोसता हुआ पीछे पीछे चला जा रहा था। तभी सभी लोग एक बड़े पहाड़ पर आकर रुक गए। उन सभी लोगों ने एक बड़ी चट्टान हटाई और उसके नीचे बड़े गहरे अंधेरे गड्ढे में रस्सी में से मृत पत्नी को अर्थी को गड्ढे में उतार दिया। उसके बाद उससे रोते बिलखते पति को भी कुछ रोटी और पानी के साथ गड्ढे में उतार दिया। उस पर चट्टान रखकर गड्ढे का मुंह बंद कर दिया। फिर सभी ने पति पत्नी के लिए मातम किया, शोक मनाया और फिर सभी वापस लौट आए। ये सब देखकर
मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा, ये कैसी बेकार रस्म है जिसका कोई विरोध नहीं करता। काश मैं अपने ही देश में होता। मैं बहुत घबरा गया था और मेरे बादशाह से इस बारे में बात की, लेकिन बादशाह ने मेरी नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने कहा, यह सभी पर लागू है, मुझ पर भी, और इसे देश विदेश सभी जगह माना जाता है। मैं बहुत घबरा गया। मैंने अपनी पत्नी का ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, लेकिन भाग्य के लिखे को कौन रोक सकता है। एक दिन मेरी बेगम भी बीमार हुई और ऐसी लाइलाज बीमारी उनके गले में उनकी जान लेके छूटी। अब मेरा भी हाल वही था जो मेरे पड़ोसी का था। मैं रोता रहा और सभी से दया करने को कहता रहा। मैंने बादशाह से अपने अच्छे कामों के बदले दया करने की गुहार लगाई, लेकिन मेरी एक न सुनी। मुझे भी मेरी बेगम के पीछे पीछे कुछ रोटी और पानी के साथ उस बड़े पहाड़ के गहरे अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया गया। यह गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा था और इसमें जितना अंधेरा था उतनी ही ज़्यादा यहाँ बदबू भी थी। यहाँ सड़ी लाशें हुए थी। खौफनाक एहसास था। सड़ी हुई गली हुई लाशों की बदबू इतनी तेज़ थी कि मेरा सर फट रहा था। मैं अपनी अर्थी को लेकर भागा, लेकिन किधर जाना था ये नहीं पता था। वह हर तरफ लाशें थी और अंधेरे के साथ फैली बदबू। मैंने इस मंजर को देखकर खुद को खूब कोसा, अपने परिवार को याद किया, खुदा के इस फैसले पर तोहमतें लगाई और घंटों रोता चिल्लाता रहा। मैं यही सोच रहा था कि क्या ज़रूरत थी मुझे एक और यात्रा करने की। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। मैं बस खुद को कोस रहा था। फिर घंटों बीते और भूख लगने लगी। मैंने भूख को बढ़ता देखकर सब रोटी खा ली। खाना सही समझा और वही किया। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा। जब तक रोटियां बची थी, फिर सब खत्म होने जैसा लगा। मैं भूखा प्यासा गड्ढे में मरने की नौबत तक आ गई कि तभी ऊपर से चट्टान खुलने से उजाला हुआ। लोगों ने इस बार किसी मरे हुए पति के साथ उसकी विधवा को नीचे गड्ढे में उतार दिया। जब लोगों ने चट्टान को रख दिया और फिर अंधेरा हुआ, तब मैंने तपाक से एक हड्डी उठाकर उस विधवा के सिर पर दे मारी और फिर लगातार उसे मारते हुए उसे मार डाला। मैंने उसकी रोटी को और पानी लिया। कुछ दिनों तक ऐसे ही जीवित रहा। इसी तरह आगे भी जब कोई आता, तब मैं उसे मारकर उसकी रोटी और पानी ले लेता और जीवित रहता। फिर एक बार महामारी ने उस द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया और रोज़ ही कुछ लाशें गड्ढे में आने लगी। मैंने सभी को मारकर उनकी रोटियां छीनी और जीवित रहा। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन मुझे किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई दी। अंधेरे में मुझे कुछ दिखता तो था नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ आवाज़ पर ध्यान दिया और उसकी तरफ चल रहा था। तभी मुझे पाँव की आवाज़ सुनाई दी। लगा जैसे कोई भाग रहा था। मैंने ध्यान देकर सुना और बस पीछे चलता गया। फिर जैसे मुझे एक तेज चमकता हुआ तारा नजर आया। मैंने आगे बढ़कर देखा तो मेरी खुशी हिलोले मारने लगी। मुझे उम्मीद मिल गई थी। ये एक बाहर जाने की जगह थी जो शायद किसी जानवर के आने जाने से बन गई थी। ये छेद पहाड़ की दूसरी तरफ ढाल की तरफ था, जहाँ लोगों का ध्यान नहीं जाता था। इस पहाड़ के गड्ढे में लाशों को खाने के लिए यहाँ कोई जानवर आता जाता रहा होगा, इसलिए यह इतना बड़ा हो गया था। मैं इसमें से निकल सकता था। मैंने ऊपर वाले का शुक्र मनाया और बाहर बदबू से निकलकर सोचना शुरू किया। लंबे समय बाद आसमान देखकर और हवा में आकर जैसे मैं फिर से जीवित हो गया। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। फिर मैंने एक बार अंदर गड्ढे में गया और सभी लाशों को टाल मटोल कर उन पर मौजूद गहने, आभूषण और जेवरात ले आया। वहाँ पर पड़ी लाशों से कफन लिया और सब कुछ बांध कर लिया। अब मैं बाहर निकल आया और समुद्र की तरफ चलते हुए कुछ दिन फल आदि खाकर बिताए। इस तरह दिन गुजर रहे थे। चौथे दिन की शुरुआत की, तभी मुझे सामने से आता एक जहाज़ दिखाई दिया। मैंने हवा में हाथ हिलाते हुए खूब चिल्लाया और उसे बुलाया। मेरी बहुत कोशिश के बाद मेरी आवाज़ जहाज़ के कप्तान तक पहुंची। उसने रुककर मेरे लिए नाव भेजी। नाविक ने मुझे नाव में बैठाया और मुझे मेरे हाल के बारे में पूछा।